नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय बैंक बिलफुल डिफाल्टर और कर्ज वसूली की, यानी बैंकों से कर्ज लेकर उसे ना चुकाने वालों की, क्योंकि केंद्र सरकार बैंक से कर्ज लेकर ना चुकाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी था कि बैंकों का जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई पाई वसूली जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कैसे, क्योंकि विलफुल डिफाल्टर बैंकिंग और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर समस्या बन रहे हैं। 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में बैंकों से कर्ज लेकर जानबूझकर ना चुकाने वाले कर्जदारों की संख्या 2494 थी। बैंकों का एनपीए जो 31 मार्च 2015 को 11.97% था, वो 31 मार्च 2021 को 9.11% रह गया था। एनपीए में कमी जरूर आई है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर एनपीए क्यों हो रहा है, क्यों बैंकों का कर्ज नहीं लौटाया जाता। एक बहुत बड़ा ये एक सवाल है अपने में। इसलिए कर्ज के नाम पर कैसे अर्थव्यवस्था को चूना लगाया जा रहा है, इसे मुद्दा आपका में आज समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे लोग जो बैंकों से कर्ज लेते हैं और जानबूझकर उसे वापस नहीं करते हैं, विदेश भाग जाते हैं या बैंकों का पैसा लेकर आराम से मस्ती करते हैं, आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या सरकार कर सकती है, क्या करने की तैयारी कर रही है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मैं समझने की कोशिश करूंगा वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव अशोक कुमार झा जी से कि आखिर क्या वजह है कि जो एनपीए की शिकायतें सामने आती हैं उसको लेकर सरकार क्या कर रही है और इसमें पिछले कुछ सालों में किस तरह से बदलाव हमें देखने को मिला है। और ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह जी भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं। कर्नल सिंह जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जो इसके कानूनी पहलू हैं वो क्या कहते हैं, इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर चरण सिंह से। डॉक्टर चरण सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विलफुल डिफाल्टर आखिर होते कौन हैं? अगर सामान्य भाषा में कहूं, जो बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं जानबूझकर, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, एक तो उनके लिए किया जाता है जो जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे हैं, या जिन्होंने पैसा कुछ साइफन कर लिया है, या जिस काम के लिए उन्होंने बैंक को कहा था कि हमें कर्ज दिया जाए, उस काम के लिए उसको नहीं उपयोग किया है, उनको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। पर इन सब वही लोग हैं जिनके पास क्षमता होती है, जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे। जी, अशोक कुमार जी, सरकार ने कहा है कि वो ऐसे लोगों पर जो जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं देते हैं, उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी, उनसे पाई पाई वसूल की जाएगी। आखिर ऐसे मामलों में बढ़ोतरी की वजह क्या आप मानते हैं? इसका तो दो तरफ, यहाँ पे बैंक्स के दो टाइप्स ऑफ डिफॉल्टर्स होते हैं। जैसे आपने कहा, एक तो विलफुल डिफॉल्टर्स जो कि जानबूझ के उनके पास पैसे हों भी तब भी वो लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं, और दूसरा डिफॉल्टर वो हैं जिनका कि बिजनेस फेलियर की वजह से वो लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स का समस्या है, इसमें तो सरकार काफ़ी सालों से कह रही है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, और कर भी रही है। इनके प्रॉपर्टीज अटैच हो जाते हैं। वो फॉर्मर ईडी साहब आपके चैनल अभी पैनल में है, वो आपको बताएंगे कि कितने लोगों के वो एसेट्स ये सीज कर गए हैं। जी, तो ये सब जब तक कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगा, तब तक ये विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं वो फ्लरिश करते रहेंगे। और इसका ये असली कारण तो ये है कि हमारे यहाँ वो एक कल्चर हो गया था, स्पेशली अपने ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कि लोगों का ये ख्याल था कि आप बोरो कर लीजिए पैसे बैंक से
पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जी और रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल्चर ऐसा स्प्रेड हो गया था। तो इसको किसी तरह से अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत ही कंट्रोल में आया है। जैसे आपने बताया कि एनपीएस भी कुछ घट गए हैं, जी लेकिन जो भी एनपीएस अभी घटे हैं वो बहुत, अभी भी वो काफ़ी हाई हैं। क्योंकि पहले जब एनपीएस करीब 2, ग्रॉस एनपीएस अगर 2-2.5% हो जाते थे तो हमें वरी हो जाता था कि इतना एनपीएस क्यों हो गया है। लेकिन अब तो अभी एनपीएस घटने के बाद भी 6-7% पर हैं। तो ये सब जो समस्या है, इसमें आईबीसी जो कानून इन्होंने ये प्रोमलगेट किया था, सॉल्वेंसी कोड, जी इंसॉल्वेंसी कोड, इसका भी काफी अच्छा असर पड़ रहा है ये बैंक्स को हेल्प करने के लिए, उनके पैसे वापस करने में। जी कर्नल सिंह साहब, क्या इसे एक प्रवृत्ति माना जाए कि बदली हुई है, कि प्रवृत्ति है कि बैंकों से पैसा ले लीजिए फिर उसको वापस मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए या विदेश भाग जाइए? जैसा अशोक जी ने बताया, दो तरह के डिफ़ॉल्टर्स हैं, एक बिजनेस फेलियर वाले और एक डेलिब्रेट जो नहीं देना चाहते। जो डेलिब्रेट नहीं देना चाहते वो शुरू से स्कीम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो बैंक में लोन लेने जाते हैं तो अपनी आईटी रिटर्न्स को और अपनी जो कंपनी की हेल्थ है उसको बड़ी अच्छी रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं। अगर ऐसे लोगों की जो हेल्थ है कंपनी की, अगर हम आईटी रिटर्न्स देखें और अगर हम उनकी बैलेंस शीट जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जमा करते हैं वो देखें और जो इनकम टैक्स में जमा करते हैं, उनमें डिफरेंस मिलेगा। जी दूसरी चीज़ जो है, कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं वो। ना कोलेटरल सिक्योरिटी भी इतनी बढ़िया नहीं देते। फॉर एग्जांपल, विजय माल्या के केस में उनका ब्रांड नेम कोलेटरल सिक्योरिटी रखा हुआ था, और ब्रांड नेम की जो कोलेटरल सिक्योरिटी थी वो भी अलग अलग असेसमेंट थे उसके। जी सेकेंडली, ये लोग क्या करते हैं, फिर फंड्स को डाइवर्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जो बैंक फ्रॉड के केसेस देखें बड़े वाले, वो लोग पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी में लगा देंगे या किसी और जगह डाइवर्ट कर देंगे। मतलब जिस चीज़ के लिए पैसा लिया हुआ है उस चीज़ में नहीं लगाएंगे। जी इसके अलावा एक डेट इक्विटी रेशो होता है कि कितना आपने डेट लोन लिया है और कितना आपने इक्विटी लगाई है। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनको एक पर्टिकुलर इक्विटी लगानी होती है, जो बैंक कहता है कि भाई अगर हम इतना लोन देंगे आप इतनी इक्विटी लगाएंगे, तो बैंक के लोन को ही वो डाइवर्ट करके इक्विटी के रूप में दिखा देते हैं। जी तो इस तरह के लोगों को इनको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग जो सिस्टम है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस चीज़ के लिए आपने लोन दिया है, क्या वो लोन उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बैंकिंग के लोग कई बार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि कहाँ पर वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है। जी चरण सिंह जी, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, बैंक पैसा देते हैं, आम आदमी को तो पैसा शायद बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये जो हेरा फेरी करने वाले लोग जो होते हैं, जिनकी मंशा ही होती है कि बैंक से कर्ज लेंगे और पैसा नहीं लौटाएंगे, ऐसे लोगों को बैंक कैसे पैसा दे देता है? क्या इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है जी मैं रिजर्व बैंक में जाने से पहले पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी होता था जी और वहां पर मैंने लोन एप्लीकेशंस खुद प्रोसेस किए हुए हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो आप बिल्कुल ठीक कहा है, और अभी अभी मेरे से पहले भी जो प्रवक्ता उन्होंने ठीक कहा है कि दो तरीके के डिफॉल्टर्स होते हैं, एक विलफुल होते हैं जानबूझकर, और एक होते हैं जो उन पे कुछ मुसीबत आ बनी है इसलिए पे नहीं कर पा रहे। अब ये जो जानबूझकर होने वाले होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिनका मन बीच में आके मचल जाता है या जिनका मन शुरू से ही मचला होता है और इन्होंने शुरू में ही जो एप्लीकेशन दी होती है उसमें कुछ हेराफेरी कर रखी होती है। तो मैं जब उस टाइम पे 1983 में मैनेजमेंट ट्रेनी था पंजाब नेशनल बैंक में, मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आए जिनके कुछ कमर्शियल वायबिलिटी नहीं थी प्रोजेक्ट की, जी पर वो पैसा लेने को तैयार थे। तो उसमें क्या होती है, थोड़ी बैंक वालों के साथ मिली भुगत होती है। तो ये जब मैंने स्टडी की IIM बैंगलोर में, जब मैं प्रोफेसर था, तो उसमें फ्रॉड्स पे हम लोगों ने स्टडी की, और वो फ्रॉड्स की स्टडी में साफ सामने आया कि जितने भी फ्रॉड्स हो जाते हैं, ज्यादातर 90% से ज्यादा बैंक के अंदर का कोई आदमी उसमें मिला होता है। तो ये शुरू से ही इनकी नीयत खराब होती है। कुछ जिनका मन बीच में आके मचल जाता है, उनके भी साथ बैंक का कोई अंदर से आदमी मिल जाता है। जी अभी हाल में 2 साल पहले IIM बैंगलोर के एक और प्रोफेसर है
जिन्होंने विलफुल डिफॉल्टर पे स्टडी पेश की है, उनका नाम है प्रोफेसर जयदेव। उनकी स्टडी में भी ये साफ सामने आ रहा है कि जब बैंक की निगरानी कमजोर हो जाती है तो विलफुल डिफॉल्टर थोड़ा शेयर हो जाते हैं। इनको अगर ध्यान से, पूरे ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक इन पे नजर रखी जाए और इनकी बैलेंस शीट और इनके कैश फ्लो पे नजर रखी जाए जब लोन दिया जाता है, तो ये सोचा जाता है कि बैंक को ये हक होता है देखने का कि इनका कैश फ्लो कैसे चल रहा है। जी पर अभी अभी जो प्रोफेसर जयदेव की स्टडी है, जो मेरी फ्रॉड की स्टडी 2016 की है, दोनों में हमने ये देखा कि बैंक के अंदर कुछ थोड़ा ढीलापन आ जाता है। इसके साथ साथ जैसे अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, जब देश में अर्थ व्यवस्था की स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, इनके मन ज्यादा मचल जाते हैं और ये उसका फायदा उठाने के लिए कहेंगे कि अभी हमारे पास क्षमता नहीं है। पर बैंक जब इंस्पेक्शन करेगा तो देखेगा क्षमता भी है, इन्होंने कुछ पैसे साइफन किए हैं, कुछ डाइवर्ट भी किए। तो रिजर्व बैंक ने सारी चीज पे बड़ी गंभीरता से विचार किया है और मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, जब मैं रिजर्व बैंक में था तो उस टाइम पे बैंकिंग रिसर्च का मैं रिसर्च डायरेक्टर भी था। जी इतने ख्याल से और इतने प्रयत्न करके रिजर्व बैंक पॉलिसी निकालता है। अब रिजर्व बैंक की विलफुल डिफॉल्टर के साथ क्या पॉलिसी है, अगर तो उसमें विलिंग टू पे है और एबिलिटी टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर विलिंग टू पे है पर एबिलिटी नहीं हो पा रही है, किसी कारण मजबूरी आ गई है, तो बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक ने कह रखा है एडॉक फंडिंग कर सकते हो, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, पूरा एकोमोडेशन कर रहा है। अगर आपकी विलिंगनेस है पे करने की पर अनएबिलिटी टू पे है, फिर भी अगर नहीं सुधर रहा है तो मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है, लिक्विडेशन किए जा सकती है, ओनरशिप चेंज की जाती है। दूसरी साइड कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ऋण ले रखा होता है, वो अनविलिंग टू पे है, मतलब बिल्कुल मन मचल गया है, जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। फिर उनके साथ क्या किया जाता है? उनके लिए रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि ओनरशिप बदल दो और जो डिफॉल्टर है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कदम, आपराधिक कदम उठाया जाए। जो जी आप अभी अभी कहा जैसे, तो वो किंगफिशर के नाम पे उन्होंने विजय माल्या जी का हार्ड से हार्ड कदम सरकार उठा रही है। अगर कोई विलायत चला गया है, विदेश में चला गया है, फिर भी कदम उठा रही है। अभी देखिए अनविलिंग टू पे है डिफॉल्टर, जी विलफुल डिफॉल्टर है, अनविलिंग टू पे है, पर समझ गए उसके पास क्षमता भी नहीं है पे करने की, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ने क्या नहीं, आदेश दे मैं रखा है? बात बिल्कुल डिफॉल्टर रीस्ट्रक्चरिंग की ही करिए, कर रहा हूं। ओनरशिप बदल दीजिए। देखिए, किसी पे मुसीबत आ गई, वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसकी नीयत एक अलग होती है, लेकिन जो जानबूझ के पैसा नहीं लौटा रहा है, विदेश भाग जा रहा है, वो अपने में गंभीर समस्या है। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को कि बैंक में खुद कह रहे हैं कि मिली भगत, हेरा फेरी के साथ पैसा दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, और यह पता होता है कि कर्ज नहीं वापस आएगा। इसके लिए सरकार के स्तर पे क्या प्रयास किए जाते हैं? क्या इस तरह कदम उठाए जाते हैं कि बैंकों की व्यवस्था को और देश की अर्थव्यवस्था को चूना नहीं लगे कर्ज के नाम पर? मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कवरेज करीब 70% है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। और एनपीए जो भी होते हैं सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं परसेंटेज वाइज। जी तो इसमें जो एनपीएस को कम करने का ये है कि गवर्नेंस जो बैंक्स के हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नेंस में ऐसा है कि एक तरफ तो जिनको लोन देना चाहिए बैंक्स को, वो लोन नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनको फियर रहता है, जो कि लोग कहते हैं द 3 C's, CAG, CVC और CBI, 3 C's का जो फियर रहता है, उस वजह से जो जो जिनको कि लोन उनको देना चाहिए वो उनको नहीं देते हैं। लेकिन जिनको नहीं देना चाहिए वो गलत ये अपना पावर्स इस्तेमाल करके उनको लोन दे देते हैं, ये जानबूझ के, कि ताकि उनको कुछ अपना निजी फायदा हो। तो इसके लिए जो ये है कि बैंक्स के मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए।
और बैंक्स के जो बोर्ड्स हैं, जो कि अभी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं काफी अच्छे लोग नहीं रहते हैं अशोक जी, उसमें, तो वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज अशोक रहते जी, हैं। अशोक जी, ये बात ठीक है कि बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, सीधे सीधे बैंक की जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है कर्ज के नाम पर। मेरा सवाल आपसे ये मैं समझना चाहता हूं कि जो पैसा कर्ज के नाम पर दिया जा रहा है, क्या उसके लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है या कोई और हेराफेरी होती है? क्योंकि कोई छोटा मामूली पैसा नहीं होता है, हजारों करोड़ रुपए में कर्ज दिया जाता है। नहीं, उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर जरूर होगा, लेकिन जो एनपीएस जो बहुत बढ़ गए थे 3-4 साल पहले, ये लेंडिंग हुआ था बेसिकली 2003 और 2010 तक। और 2003 और 2010 में उस दौरान में जी इकोनॉमी, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था, वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। जी, उस समय ये फीलिंग था कि अभी जीडीपी ग्रोथ 9-10% पर एनम होगा, तो लोग अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे, उसके लिए पैसे बैंक से कर्ज ले रहे थे। तो दोनों तरह के इसमें सिचुएशंस थे। जी, एक तो कि जो जिनको कि पैसा जरूर जो अपना बोरो किया बैंक से, ताकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो, और वो क्योंकि इकॉनमी उसके बाद उसमें ढीलापन आ गया, क्योंकि वो ग्लोबल क्राइसिस जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-9 में, तो उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ बिजनेस में, तो इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पाए और एनपीएस बढ़ गया। जी सर, तो जी, जी, एक तरह का वो लेंडिंग है। दूसरा ऑफ कोर्स जो आपने जिक्र किया कि उसमें पॉलिटिकल लेंडिंग भी जरूर हुआ होगा, कि किसी के कहने के ऊपर बैंक लोन दिया गया। सर मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 9,000 करोड़ का कर्ज दे दिया और विदेश भाग गए, किसी को 14,000 करोड़ रुपए कर्ज दे दिया, विदेश भाग गए। ऐसी कंपनियों की एक लंबी फेहरिस्त है कि जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया और बैंक का पैसा नहीं लौटाया और मस्ती से घूम रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। कर्नल साहब, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि लोग विदेश भाग जाते हैं पैसा लेकर या बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो कानूनी स्तर पे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, पहले तो बताता हूँ, करीब 3 साल पहले जी, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। पहले बैंक के एम्प्लॉइज़ पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में नहीं आते थे और उन पर इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। अब उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एप्लीकेबल है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की हैं। पहले एवरग्रीनिंग होती थी, तो आपको लगता था कि जी एनपीए नहीं हो रहे हैं। एनपीए इसलिए नहीं हो रहे थे पहले ज़्यादा क्योंकि एवरग्रीनिंग हो रही थी। फॉर एग्जांपल हम नीरव मोदी का केस लेते हैं। 2011 में उसने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करानी शुरू करी, हालांकि वो फ्रॉड था। उसके बाद वो उसको रिन्यू कराता गया, 2018 में जाके वो पकड़ा गया। और इसलिए एनपीए नहीं पता लग रहा था क्योंकि उसकी एवरग्रीनिंग हो रही थी। तो इसी तरह से बहुत सारे केस हैं। तो अभी जो हमें एनपीए बढ़ता नज़र आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि एनपीए अब ज़्यादा बढ़ रहा है जी, ये इसलिए है कि गवर्नमेंट ने नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। जी, और सीबीआई जो है वो केस अगर गड़बड़ करते हैं लोग तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और चीटिंग में केस रजिस्टर करती है। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उस पर केस रजिस्टर करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करती है, और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई हैं। फॉर एग्जांपल विजय मल्ल्या के केस में 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब जो आपने इशू उठाया कि विदेश भागने का, जी, गवर्नमेंट जो है 2018 में एक्ट लाई है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अगर कोई आदमी जो है 100 करोड़ से ज़्यादा की चीटिंग में इन्वॉल्व है और वो विदेश भाग गया है, तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। उसका एडवांटेज ये है कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, चाहे वो बैंक फ्रॉड में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है, इंडिया में हो या विदेश में हो। एग्जाम्पल मैं अगेन विजय माल्या का देता हूँ कि 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी थी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये अटैच हुई। उसमें से 8,000 करोड़ जो है बैंकों को ऑलरेडी बैंक ले चुका है और 6,000 करोड़ पे प्रोसेस चल रहा है। कर्नल साहब, दो बातें इसमें अहम है। एक तो बात यह है कि विजय माल्या या नीरव मोदी
एक नाम है, उदाहरण के तौर पे इनका सब लोग जिक्र करते हैं। लेकिन अगर मैं बात 2020 और 2021 के आंकड़ों की करूं तो 450 से ज़्यादा लोगों की बढ़ोतरी हुई है। पहले अगर 2100 लोग थे, इस समय स्थिति लगभग 2500 लोगों की हुई है, मतलब 2021 में। यानी बैंकों का पैसा लेकर कर्ज के नाम पर उसे ना लौटाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक एनपीए की बात है तो 14 से पहले एनपीए जितना था उसमें लगातार कमी हुई है। सरकार, जैसा आपने कहा कि सरकार ने जिस तरह कदम उठाए हैं कि 2014 के बाद वो पैसा वापस हुआ है, पैसा वापस रिजर्व बैंक ने लिया है, वसूली की है। लेकिन ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इसका जो बेसिक समझ आता है वो यही समझ आता है कि जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू हुई हैं और जो लोग एवरग्रीनिंग कराते थे वो नहीं करा पा रहे हैं एवरग्रीनिंग। और ये लोग ऐसे हैं जो एवरग्रीनिंग इसलिए कराते थे कि उस पैसे को इधर से उधर कर दें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ गोवा का। एक आदमी ने लोन लिया, कंपनी ने एक बैंक से करीब 10 करोड़ का। वो लोन की जो देनदारी बढ़ गई उसकी 11 करोड़। उसने उसे वन टाइम सेटलमेंट कर लिया कि मैं जो है आपको 10 करोड़ वापस दे देता हूँ। उसी समय उसने दूसरे बैंक से 10 करोड़ का लोन ले लिया और इनको वापस दे दिया। उसके बाद सेकंड बैंक में भी ऐसे ही किया, फिर थर्ड बैंक से लोन ले लिया। ना इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं और इसलिए जो है हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में जी, इस स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से जो एनपीए है और जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनमें कमी आएगी। जी। चरण सिंह जी, एनपीए की जो समस्या थी 14 से पहले, उसमें कमी आई है 14 के बाद। 14 से पहले ऐसी तस्वीर लगती थी कि बैंकों से कर्जा लीजिए, काम करें या ना करें, किसी और काम के नाम पर कर्जा लिया, कुछ और किया, और जब पकड़ने की बारी आई, लौटाने की बारी आई तो विदेश भाग गए। आप देख रहे हैं कुछ बदलाव इसमें 14 के बाद? देखिए, 2-3 बातें सामने आई और मैं इन पे आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करना चाहूंगा। जी। पूर्ण विश्वास से मैं आपको कह सकता हूं कि जो 3 साल मैं चेयरमैन रहा हूं पंजाब सिंध बैंक का, मैंने कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं देखा, कोई भी नहीं। यही कारण है और ये मूल कारण है कि एनपीएस कम होते जा रहे हैं। कमर्शियल वायबिलिटी बोर्ड के ऊपर आ गई है। बोर्ड कमर्शियल वायबिलिटी देखे जहां पे ऋण दे रहे हैं और अपना डिसीजन खुद ले। ये बहुत बड़ी बात है, बदलाव है। और मैं क्यों दावे से ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि खुद मैं 1983 में बैंक में रह चुका हूं, मेरे मित्र वहां अभी भी थे। पर 2018 में जब मैंने चेयरमैनशिप अडॉप्ट की, जो एक्सेप्ट की, मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ नहीं। मैं तो एक प्रोफेसर था और मुझे इतने पॉलिटिकल प्रेशर्स को समझने की भी डर था, पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। यही मूल कारण है, जब सबको बैंक में, बोर्ड में सबको पता चला कि सरकार सीरियस है और सरकार रिकवरी पे जोर दे रही है और सरकार कह रही है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, कैपिटल इन्फ्यूजन करूंगी, पर आपको जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने बोर्ड कैसे चलाया, आपने बैंक कैसे चलाया। तो सब लोग सतर्क हो गए, अब मुलाजिम भी सतर्क हो गए और मैनेजमेंट भी सतर्क हो गई और बोर्ड भी सतर्क हो गया। दूसरी बात, बोर्ड में जिस तरीके के लोग मैंने देखे हैं मेरी नजर में, और जो मैं जिनके साथ और बैंकों के बोर्डों के साथ मैं जब डील कर रहा था, एकदम अपराइट। जब मैं बोर्ड में आया था तो लोगों का थॉट था, मुझे भी कहते थे तुम प्रोफेसर हो, क्या बोर्ड में चला पाओगे, बोर्ड तो इन कामों के लिए होते हैं। और मैं फिर आपको दावे से कह रहा हूं, मेरा अपना बोर्ड और जिन लोगों से मैं डील कर रहा था और बोर्डों में भी एकदम अपराइट। तो सरकार ने मेरी नजर में पिछले 3-4 साल में जो बोर्ड के लोगों को नियुक्त किया, वो भी छांट छांट कर नियुक्त किया। जो तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जब फ्रॉड्स हो जाते हैं या विलफुल फ्रॉड्स होते हैं, तो बात एक आ जाती है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक में सब निकम्मे लोग बैठे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसमें विश्लेषण किया है, मेरा IIM बैंगलोर का पेपर है, आप वो भी देख लीजिए। जब एनपीए बढ़ जाते थे पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसका कारण ये था कि जहां पे जोखिम भरे ऋण देने होते थे या बड़े बड़े ऋण देने होते थे, वहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक आते थे। जहां पर बड़े बड़े शहरों में अमीर लोगों को छोटे छोटे ऋण देने होते थे, वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक आते थे। तो इसलिए जब बड़े जोखिम भरे, जब अर्थव्यवस्था थोड़ी गिरी, ग्रोथ पे थोड़ा फर्क पड़ा,
तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे जिन्होंने बहुत सहयोग दिया था इकॉनमी को, जगह जगह पर पैसे डाल रखे थे, ब्रिजेस में, स्टील में, आयरन में, सीमेंट में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, जहां प्राइवेट सेक्टर बैंक पैर रखने को तैयार नहीं है, उस कारण इनके एनपीएस बढ़े। नहीं तो ये बात नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक कमजोर है। आखिरली बात मैं कहनी चाहूंगा, आपके सामने ही, मैं नाम नहीं लूंगा, पिछले 2-3 सालों में प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या क्या हुआ टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे, सबके सामने है। आखिर में जो आपका ये प्रश्न है उसको कंक्लूड करने में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बैंकों में इतना पैसा होता है और बोर्ड और खास करके मैनेजमेंट के पास इतना पैसा होता है, उनके ऊपर निगरानी जी। और बैंक के मैनेजमेंट को जिन जिन लोगों को लोन दे रखा है उनके ऊपर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और पिछले 3-4 वर्षों में जो वातावरण बदला है, से सरकार सीरियस है और सब पे निगरानी रख रही है। और बार बार पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे झा साहब ने कहा कि ज्यादातर देश में पब्लिक सेक्टर बैंक का रोल बहुत ज्यादा है, 70% के करीब है। पिछले 3-4 साल में जिस तरीके सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडीज और कभी कभी चेयरमैन को बुला के वार्तालाप किया और कहा कहां पैसा जा रहा है, रिकवरी कहां है, एमएसएमई को क्या हो रहा है, खासकर बिल्कुल कोविड के टाइम डॉक्टर में। वो एक चरण सिंह मिसाल जी, है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकार ने तो कदम उठाए, सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, बिल भी इससे संबंधित पास संसद से हुए हैं, लेकिन निगरानी तो बैंकों को रखनी पड़ेगी। बैंकों को देखना पड़ेगा वो कर्ज किसको दे रहे हैं। कर्ज के नाम पर जो लोग कर्ज लेकर भाग जा रहे हैं, बैंकों को पैसा नहीं लौटा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई तो बैंकों को ही करनी पड़ेगी। तो कार्रवाई भी बहुत हुई है। अगर आप देखें आईबीसी में, और अगर आप देखें अभी जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन सेल बना है उसमें, और वैसे भी कानूनी कार्रवाई भी देखें, कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई है। इसीलिए बैंक रिकवरी में हुए हैं, इसीलिए कुछ बैंक पिछले 1 साल में पीसीए से बाहर आए हैं। ये सब कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कर्ज का मुद्दा है, ये कर्ज का मुद्दा है और बैंकों को पैसे देने का मुद्दा है। इस पे जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये विषय जो है वो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बैंकों से जुड़ा है, और बैंक जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, कर्ज ना चुका पाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अगर आप ऋण चुकाने से इनकार कर देते हैं तो आप जानबूझकर ऋण ना चुकाने वाले माने जाते हैं। इसको लेकर बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर सकता है। और यही बात केंद्र सरकार ने कही है कि जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया है वो नहीं चुका रहे हैं जानबूझकर, उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी, उनसे पैसे की पाई वसूल की जाएगी। कर्नल साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, डॉक्टर चरण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।